प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जब जो लोग भी इसको सुनते हैं, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले। चीन आए दिन कुछ ना कुछ खुरापातियाँ करता रहता है। पिछले बार देखा था कि चीन ने अपना जो है एक जासूसी जहाज़, पानी का जहाज़ जो है इंडियन ओशन में लेके आ गया था। और अब जो देखा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका में एक अपना एक संदिग्ध चीनी गुब्बारा छोड़ा है। और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ये संदिग्ध चीनी निगरानी गुब्बारा है और कुछ दिनों से संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है। लेकिन पेंटागन ने ज़मीन पर लोगों को नुकसान पहुंचाने के डर से इसे नीचे नहीं गिराने का फैसला किया है। अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर अमेरिका ने गुब्बारे की हिरासत ले ली थी और इसे पायलट के साथ देखा था। अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका को बहुत विश्वास है कि एक चीनी उच्च ऊंचाई वाला गुब्बारा है और ये जानकारी एकत्र करने के लिए संवेदनशील स्थलों पर उड़ान भर रहा है। गुब्बारे को जिन स्थानों पर देखा गया उनमें से एक मोंटाना था, जो मॉल मस्ट्राम वायुसेना बेस का घर है, जहां अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लगभग 150 साइलो हैं, जिनमें परमाणु सक्षम मिनटमैन थर्ड भी शामिल है। गुब्बारा वर्तमान में वाणिज्यिक हवाई यातायात से ऊपर की ऊंचाई पर यात्रा कर रहा है और ज़मीन पर लोगों के लिए सैन्य या भौतिक खतरा पेश नहीं करता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की निगरानी गतिविधि देखी गई है। यह कहते हुए कि अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे कि गुब्बारे संवेदनशील जानकारी एकत्र न कर सके। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल मामले की जांच की मांग पर रहे हुए हैं। इसी मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों ने बैठक की थी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। लोकसभा में हंगामे के कारण कार्रवाई 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को कार्रवाई में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी किया था। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर भाजपा सांसदों को ब्रीफ करेंगी। इस दौरान पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। जेपीसी की जांच की मांग की है। विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्ष इस पर जांच की मांग कर रहा है। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से मामले की जांच कराने की मांग पर रहे हुए हैं। कांग्रेस 6 फरवरी को देश भर में एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि चीन भारत की ज़मीन के साथ अब पानी पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भारत के खिलाफ हर दांवपेच आजमाने वाला चीन अब सबसे खतरनाक फ्यूचर प्लान बना रहा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन आने वाले समय में भारत के खिलाफ पानी का हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। द जेनेवा डेली ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत नेपाल सीमा से कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित माब्जा जांगपो नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण कर रहा है, ताकि इसे युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा चीन इस डैम के पास एक हवाई अड्डा बनाने की भी योजना बना रहा है, ताकि चीनी वायुसेना की आवाजाही में मदद मिल सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन माब्जा जांगपो नदी पर नया बांध बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बांध जिस जगह बन रहा है उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही भारत नेपाल चीन का बॉर्डर है। इंटेलिजेंस रिसर्चर डैमियन साइमन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसे लेकर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। डैमियन साइमन ने दावा किया कि चीन इस डैम के जरिए इस पूरे इलाके के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश में है। जिस जगह यह बांध बन रहा है वहाँ एक बड़ा जलाशय है और यहाँ के पानी पर कंट्रोल करने के लिए चीन इस बांध को तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत के पठार पर पानी की बड़ी बड़ी जलाशय हैं। चीन इसी पानी पर दावा करता है। यहीं से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सलवीन, यांगसे और मेकांग जैसी बड़ी नदियों का प्रवाह होता है। ये नदियाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में बहती हैं और इन देशों में सिंचाई और पीने के पानी का बड़ा स्रोत है। यही वजह है कि चीन इस पर कंट्रोल करने की कोशिश में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन नदियों के पानी को प्रदूषित कर सकता है। इसके बाद पानी भारत में इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में सियांग नदी का पानी प्रदूषित हो गया था। कुछ समय के लिए पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया था, जिसका खेती पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा था। पिछले 5 दिनों से सोनम वांगचुक माइनस तापमान में अनशन कर रहे थे। वांगचुक का अनशन सोमवार को शाम 6 बजे खत्म हुआ। वांगचुक के साथ उपवास करने के लिए लेह के खासे लोग सुबह 9 बजे पहुंच गए थे। लद्दाख एपेक्स बॉडी के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी लद्दाख के हितों को लेकर अनशन करने वाले सोनम को समर्थन दे रहा है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाखियों से कहा है कि वे लेह व कारगिल में संविधान के 6ठे शेड्यूल को प्रभावी बनाने अन्य मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के साथ खड़े हों। सोनम का मंगलवार को लेह में स्वागत किया जाएगा।
लद्दाख मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी की है। वांगचुक के कई समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर उनके अनशन को सही ठहराया। बता दें कि संविधान के छठे शेड्यूल को प्रभावी बनाकर लद्दाख के हितों के संरक्षण के साथ ग्लेशियरों के पिघलने से पर्यावरण को खतरा है। इस खतरे को की ओर ध्यान दिलाने के लिए वांगचुक 26 जनवरी से लेह में -20 डिग्री के तापमान में अनशन पर बैठे थे। उन्होंने कैंपस में खुले में बर्फबारी के बीच वाटरप्रूफ हैवी स्लीपिंग बैग गर्म कपड़ों में अनशन किया। अनशन के दौरान वांगचुक ने लद्दाख प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने लद्दाख में प्रशासनिक अव्यवस्था व अधेड़ नगरी होने का आरोप लगाया था। ऐसे में लद्दाख में एकजुट होकर प्रदर्शन करने वाले सभी संगठन उनके समर्थन में आगे आए थे। सोनम का मानना है कि लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों को औद्योगिक शोषण से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि बढ़ते उद्योगों के चलते पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उन लोगों ने मेरा सहयोग नहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रहे हैं। चीन आजकल अपनी सेना को बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 16 अक्टूबर 2022 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में 19वीं सीसीपी केंद्रीय समिति की ओर से एक रिपोर्ट पेश की थी। द सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पीपुल लिबरेशन आर्मी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के संबंध में था। समाचार रिपोर्ट के अनुसार पीएलए मानव रहित हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। चीन का लक्ष्य पीएलए के सैन्य आधुनिकीकरण को ऐसे चरण में लाना है जहां यह 2027 तक पूरी तरह से स्वचालित और कंप्यूटरीकृत हो। रिपोर्ट में कहा गया कि शी जिनपिंग के अनुसार पीएलए को तेजी से एक विश्व स्तरीय सेना के रूप में उन्नत करना वक्त की मांग है। उन्होंने मशीनीकरण, सूचनाकरण और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पीएलए की एकीकृत विकास को गति देने के अपने संकल्प के बारे में बात करी। द सिंगापुर पोस्ट के अनुसार पीएलए में कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही के लिए चीन C4ISR पर फोकस करेगा। चीन की पीएलए का मकसद सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और साइबर स्पेस वॉरफेयर के लिए तैयार रहना है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने पीएलए की सभी सेवाओं में बड़ी संख्या में रोबोटिक और मानव रहित सिस्टम और सटीक मार्गदर्शन वाली उन्नत मिसाइलें लगाई हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी रसद उद्देश्यों के लिए मानव रहित विमानों पर काम कर रही है, जबकि पीएलए नौसेना मानव रहित सतह जहाज़ों और पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा पीएलए एयरफोर्स मानव रहित सिस्टम पर काम कर रही है। सिंगापुर पोस्ट के मुताबिक पीएलए रॉकेट फोर्स पूरी तरह से रिमोट सेंसिंग, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और डिसीजन सपोर्ट तैयार करना चाहती है। पीएलए स्ट्रेटेजिक फोर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक, साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास में निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहा है। चीनी सरकार भी कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। अब इससे यह है कि हमारे को भी, भारत को भी जो है अपने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी चीज़ों से लैस करना होगा, ताकि हम भी जो है चीन के मुकाबला कर सकें, नहीं तो हम बहुत पिछड़ सकते हैं। आइए आज हम जो है आस्था का केंद्र मंदिरों के बारे में भी कुछ बात करें। आज हम जो बात करेंगे वो तमिलनाडु में जो मंदिर, विश्व फेमस मंदिर है, उनके बारे में बात करेंगे। चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम स्थित है, जिसे महामल्लपुरम भी कहते हैं। यहाँ की चट्टानों पर की गई नक्काशी, मूर्तियाँ और प्राचीन मंदिरों के कारण प्राचीन शहर महाबलीपुरम आज तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय खूबसूरत शहरों में से एक है। महाबलीपुरम को अपने कई मंदिरों की वजह से 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा दिया गया, जिन्हें 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कोरामंडल तट पर चट्टानों से उकेरा गया था। अपनी जटिल नक्काशीदार मंदिरों और पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध ममलापुरम या महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के साथ कोरामंडल तट पर स्थित एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन खंडरों की खुदाई से इसकी प्रसिद्धि और पुनः खोज हुई है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में पंचरथ, शोर मंदिर, गणेश मंदिर आदि शामिल हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम शोर टेम्पल की। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे पुराने दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में आप पल्लव वंश की कलाकारी को भी देख सकते हैं। शोर मंदिर में विष्णु मंदिर भी शामिल है, जिसका निर्माण भगवान शिव के 2 मंदिरों के बीच करवाया गया है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जहाँ पर्यटकों को सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। इस मंदिर की खूबसूरती को देख पर्यटक सबसे ज़्यादा यहीं पर फोटो खिंचवाने आते हैं। इस मंदिर के दर्शन आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच कर सकते हैं। भारतीयों के लिए यहाँ जाने की फ़ीस 5 रुपये और विदेशियों के लिए 250 रुपये है।
उसके बाद आता है गणेश रथ मंदिर। गणेश रथ मंदिर पल्लव वंश द्वारा निर्मित किया गया एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर की संरचना द्रविड़ शैली में की गई है। प्रारंभ में यह भगवान शिव को समर्पित था। परिसर में एक शिवलिंग रखा गया था, लेकिन बाद में लिंग को हटा दिया गया था और अब यहाँ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस मंदिर को एक चट्टान पर उकेरा गया है, जिसकी आकृति आपको एक रथ जैसी दिखाई देगी। इस मंदिर को आप सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच देख सकते हैं और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे के बीच भी यह मंदिर खुला रहता है। वराह गुफा मंदिर। वराह गुफा मंदिर महाबलीपुरम में स्थित एक उत्कृष्ट रॉक कट हिंदू मंदिर है। यहाँ की गुफा भी 7वीं शताब्दी के दौरान की है, जिनका निर्माण ग्रेनाइट पहाड़ी की चट्टानों की दीवारों पर किया गया है। नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल के शासनकाल के दौरान बनाया गया है। यह मंदिर पल्लव कला के सबसे महान उदाहरणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु की उन्हें वराह रूप में एक प्रतिमा है। साथ ही इसमें भूदेवी के साथ मूर्ति भी बनी हुई है। इस मंदिर के दर्शन आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच कर सकते हैं। अब बारी आती है स्थल सायन पेरुमल टेम्पल की। द्रविड़ शैली में निर्मित स्थल सायन पेरुमल मंदिर, जिसे थिरुकदलमल्लई भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम में से एक है। उन्हें यहाँ स्थल सायन पेरुमल के रूप में उनकी पत्नी लक्ष्मी नीलामंगई थायर के साथ पूजा जाता है। भूतज्वार अवतार उत्सव का वार्षिक उत्सव तमिल महीने एफसी अक्टूबर-नवंबर के दौरान यहाँ मनाया जाता है। इस मंदिर के दर्शन सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच और दोपहर 3 बजे से 8:30 बजे के बीच किया जा सकता है। अब बात आती है ओलकनेश्वर मंदिर की। ओलकनेश्वर मंदिर, जिसे ओल्ड लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी में निर्मित एक संरचनात्मक मंदिर है। इस मंदिर को ग्रे सफ़ेद ग्रेनाइट से बनाया गया है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से यहाँ से आप शहर का मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। ओलकनेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर दिया गया था। इस मंदिर को आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच देख सकते हैं। श्री कारुकथा मन मंदिर। श्री कारुकथा मन मंदिर चेन्नई को पांडिचेरी से जोड़ने वाले ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित माँ अम्मन को समर्पित है। माँ अम्मन सुखासन की स्थिति में बैठी हुई है। मंदिर का आंतरिक भाग बेहद रंग बिरंगा है, जिसमें कई अन्य उत्तम मूर्तियां स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक महिला को उसके पूर्वजों ने श्राप दिया था, जिससे उसे बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अम्मन के आशीर्वाद से उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। संतान प्राप्ति या पारिवारिक समृद्धि के मंदिर के रूप में कई लोग माँ अम्मन का आशीर्वाद लेने आते हैं। मुकुंद नयनार मंदिर। महाबलीपुरम शहर के पास स्थित मुकुंद नयनार मंदिर है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसे सालुवन की खुदाई के दौरान खोजा गया था। 12 फुट रेत के नीचे दफन पाया गया। यह छोटा मंदिर वास्तुशिल्प रूप से धर्मराज रथ के रूप के समान है। इस प्रकार यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजसिंह पल्लव के शासनकाल में हुआ था। मुकुंद नयनार पूर्व की ओर 2 मंजिला मंदिर है। इसमें एक अर्धमंडप है जो 2 गोलाकार स्तंभों पर खड़ा है। खंभों के ऊपर छोटे छोटे मंदिरों को समूह रखा गया है। इस मंदिर के दर्शन आप सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के बीच कर सकते हैं। अब बात आती है हाउ टू रीच, कैसे पहुँचे। चेन्नई में विभिन्न स्टैंड जैसे CMBT, टी नगर, ताम्बरम आदि जगहों से नियमित बसें उपलब्ध हैं और स्थानीय ट्रेनें भी चलती हैं। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 10 ग्राम का गोल्ड रेट 22 कैरेट वाला 53,100 रुपये है और 24 कैरेट का गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का 57,930 रुपये है।